हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम लोग इकोनॉमिक स्टार्ट किए, जिसका 2 क्लास हो चुका है और हमने एक चैप्टर कर लिया है। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसमें हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनी क्या होता है? तो मनी कोई भी जनरली एक्सेप्टेबल चीज़ होता है जिसको हम लोग भुगतान के माध्यम के रूप में जो है यूज करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, मनी का कुछ विशेषता होता है। जैसे मनी वो चीज़ होता है जो जनरल कंसेंट से जो है स्वीकार होता है, हमारे और आपसे सहमति से स्वीकार होता है कि फलाना चीज़ हम खरीदेंगे तो उतना हम पैसा आपको देंगे और ये उतना इस तरीक़ा से हम भुगतान करेंगे। दूसरा, सभी गुड्स और सर्विस को प्रोडक्ट्स आपका जो है ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए इसको वाइडली स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और इसका कोई क्वालिटी और क्वांटिटी का टेस्ट नहीं किया जाता है, स्पेशल टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि मान लें मैंने आपको 10 रुपये दिया, तो आप जो है कुछ उसका चेक नहीं करोगे कि ये ओरिजिनल है या मतलब फर्जी है। बस मोटा मोटी जो है आप चेक कर लो गांधी जी का फ़ोटो है या नहीं और सारा चीज़ गवर्नर का साइन है या नहीं। ठीक है, तो इसके क्वालिटी और क्वांटिटी को जो है बार बार जो है स्पेशल टेस्ट के द्वारा चेक नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली इसको रिसीव किया जाता है। ठीक है, और ये कोई भी व्यक्ति को अगर कोई पेमेंट करना है, ठीक है, तो हम उसको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन मेरा पास पैसा कहाँ से आया उसका कोई रेफरेंस जो है वो हम उसको नहीं देते। जैसे आपने मैगी खरीदा तो आप उस दुकानदार को 10 रुपये, दुकानदार ये आपसे नहीं पूछेगा 10 रुपये आपने कहाँ से आया। ठीक है, तो बिना रेफरेंस दिए जो है सेटलमेंट इसका किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मनी का फंक्शन के बारे में बात करेंगे, मनी का कार्य क्या है, तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, मतलब लेन देन के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग मनी का यूज करते हैं। जिस तरह से कपड़ा को नापते हैं मीटर में, तेल को नापते हैं लीटर में, उसी तरह कोई भी चीज़ का वैल्यू को हम लोग किस में नापते हैं? मनी में, रुपये में। ठीक है, या डॉलर या कोई भी करेंसी कॉइन में नापते हैं। ठीक है, मॉनेटरी यूनिट में। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को जो है हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए। और मनी के द्वारा डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है अगर फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना, जैसे मान लीजिए आपने किसी से 200 रुपये लिया, ठीक है, तो आप उसको 50-50 रुपये का ईएमआई के द्वारा पेमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए। अब देखिए मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उसका उद्भव हुआ। तो सबसे पहले लोग जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा पुराने समय में, हम लोग भी जब बच्चे थे तो ये हम लोग यूज करते थे। आप याद कीजिए, बच्चा में हम लोग क्या करते थे, जो सोम पापड़ी बेचने वाला आता था, ठीक है, वो बदले में हम लोग से टीना वीना लेता था, कुछ प्लास्टिक लेता था और हमको सोम पापड़ी देता था। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम होता था जहाँ पे एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय किया जाता है, और अब जो आपको वस्तु चाहिए और सामने वाला को भी जो वस्तु की ज़रूरत होगा, अगर दोनों को दोनों का आवश्यकता मिलेगा, ठीक है, तो फिर लेन देन होगा। उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम होता था अभी। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली हिंदी में इसको बोलते हैं, जिसमें फर, कुछ सामान जैसे फर है, नमक है, राइस, वीट, वेपन्स, एनिमल्स, ये सारा चीज़ जो है यूज किया जाता था लेन देन के माध्यम के रूप में। इसलिए इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर एक्सचेंज करते थे। लेकिन इसका डिमेरिट ये है बार्टर सिस्टम का, कि दोनों को जो है स्वीकार होना चाहिए कि फलाना चीज़ हमको ज़रूरत है और सामने वाले को भी इसका ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास चावल है और दूसरे व्यक्ति के पास मुर्गा है, अगर ये दोनों को एक्सचेंज करना करेगा तभी जब इस व्यक्ति को ज़रूरत होगा चावल का और इसको ज़रूरत होगा मुर्गा का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये लेकिन दिक्कत ये है, प्रॉब्लम वही है कि दोनों का कोइंसिडेंस ऑफ वांट फुलफिल होना चाहिए, लेकिन पहले नहीं होता था। कोई ज़रूरत नहीं कि इसको जो ज़रूरत है और इसको जो ज़रूरत है दोनों के पास सेम सेम अमाउंट हो, सेम मतलब चीज़ हो जो इसको ज़रूरत है वो। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ ए कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब देखो अभी हम अगर नापेंगे तो मोबाइल का रेट कितना होगा उसको रुपये में हम देख सकते हैं। एप्पल आईफोन का कितना होगा, सैमसंग का कितना होगा, कोई कटोरी का रेट कितना होगा, कोई चार्जर का रेट, उसको मनी के टर्म में देख सकते हैं। लेकिन एक मुर्गा का वैल्यू कितना होगा, क्या वो एक बोरा चीनी के बराबर होगा, एक बोरा चावल के बराबर होगा, कितना होगा उसका? तो उसको हम लोग कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हमारा प्रॉब्लम होता है बार्टर सिस्टम में। ठीक है, उसके अलावा इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोग रुपया को स्टोर कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में हम लोग पेमेंट उससे कर सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में हम सामान को स्टोर करके नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाएगा, पेरिसेबल होगा। मुर्गा को अब ये नहीं कि 20 साल स्टोर कर लिए फिर वो मर जाएगा मुर्गा, या टमाटर को स्टोर कर लिए तो ख़राब हो जाएगा लंबे समय तक, लंबे समय के लिए। इसलिए हम लोग स्टोरेज का इशू होता है। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम का नुकसान। उसके बाद सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मेटालिक मनी आया, धातु का जो है सिक्का आया। ठीक है, जैसे गोल्ड का, सिल्वर, कॉपर, निकल, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते थे। ठीक है, राइट, इसको आसानी से हैंडल करना भी आसान था और स्टोरेज करना भी आसान हुआ करता था। उसके बाद फिर आया पेपर मनी, ठीक है, जो नोट में होता था। ठीक है,
क्योंकि मेटल लिमिटेड है और मेटल का चोरी होने का भी दिक्कत होता था, ठीक है। उसको लोग जो है पिघला विघला लेते थे। तो फिर आ गया भाई पेपर करेंसी, जिसका खुद का वैल्यू उतना ना के बराबर, मतलब इसका इंट्रिंसिक अंतर्निहित मूल्य ना के बराबर होता है। अंतर्निहित मूल्य मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास कागज़ का, मतलब आपके पास नोट है, तो बस उसका आप लेन देन में यूज कर सकते हो। उसका आप कुछ मतलब मिक्सचर खाने के लिए यूज, या फिर उसको आग जला के तापने के लिए यूज नहीं कर सकते। उसका अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा। लेकिन मेटालिक जो मनी होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ये तो लेन देन के रूप में भी यूज होगा, प्लस इसका जो है आप पिघला के, धातु है ना, धातु को पिघला के आप बहुत सारी चीज़ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर करेंसी इसलिए लाया गया क्योंकि मेटल तो लिमिटेड था, प्लस इसका इंट्रिंसिक वैल्यू था, ठीक है। और उसको निकालना मेटल लिमिटेड अमाउंट में होगा नेचर में, तो इसीलिए हम लोगों ने लाया पेपर करेंसी। प्लस चोरी होने का भी दिक्कत मेटल का होता था, रुपया का चोरी होने का उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मतलब मनी मतलब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। ये इसलिए लाएं ताकि हम लोग को कैश रखने का ज़रूरत ना हो, ठीक है। और पैसा को भी चोरी होने का दिक्कत होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चोरी हो जाएगा तो आप ब्लॉक उसको कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड मतलब आप समझ लो एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड में पैसा तभी आप एटीएम कार्ड से निकाल पाओगे जब आपके अकाउंट में पैसा होगा। तो डेबिट कार्ड समझ लो कि आपका जो अकाउंट में पैसा है उसे आप निकाल सकते हो। क्रेडिट जो कार्ड होता है वो एक तरह का लोन होता है जिसमें आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हो और फ्यूचर में आपको देना होता है। तो एक तरह का ये आप पे लाइबिलिटी है, दायित्व है कि आपको बैंक को पैसा रिटर्न करना है। तो उसको हम लोग इसलिए क्रेडिट कार्ड को एक लोन के रूप में देखते हैं, ठीक है। फिर आया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, तो ये सारा चीज़ है, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो नाम इसलिए है क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग इसको जनरेट करते हैं। इसका खुद से जो है कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, और ना ही क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंट्रोल करती है, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज होता है। कोई भी व्यक्ति जो है माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसी को, माइनिंग मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को जनरेट कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका बिटकॉइन। इसको कोई सेंट्रल बैंक जो है इसको नियंत्रण नहीं करती है, और इसका वैल्यू जो होता है किसी चीज़ से डिराइव नहीं होता है, बस डिमांड और सप्लाई पे जो है इसका वैल्यू डिसाइड होता है। और कोई भी व्यक्ति जो है इसको जनरेट कर सकता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसीलिए कोई मिडिल मैन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और चूँकि मिडिल मैन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मध्यवर्ती वस्तु का, इसीलिए इसको जो है लेन देन के रूप में लोग स्वीकार धीरे धीरे जो है बिटकॉइन को या फिर क्रिप्टो करेंसी को कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन फ़ी जो होता है, लेन देन का जो रेट है वो कम होता है, क्योंकि बीच में मिडिल में नहीं होगा, कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं होगा जो उसको रेगुलेट करेगा। तो ये हो गया मनी का इवोल्यूशन। अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है फिएट मनी। तो फिएट मनी क्या होता है? जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, जो करेंसी नोट होता है, नोट जो होता है उसको हम लोग फिएट मनी बोलते हैं। फिएट मनी मतलब वो मनी होता है जिसको मान्यता प्राप्त है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गारंटी प्राप्त है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा या कोई राजा के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा जो है उसको गारंटी दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी का कोई अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि आपके पास नोट है, ये फिएट मनी है, क्योंकि फिएट मनी का दो क्राइटेरिया है। पहला, ये सिक्का के फॉर्म में होगा या तो फिर नोट के फॉर्म में होगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इसको जो है अथॉरिटी गारंटी देता है इशू करने का, ठीक है। मतलब इसका जो इशू करने का एक प्रॉपर अथॉरिटी होता है। ये दो कंडीशन जब फुलफिल होता है तो किसी भी चीज़ को फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है। इसका अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इससे आप लेन देन तो कर सकते हैं, लेकिन इसको आप खुद में मतलब जला के या फिर उसका कागज़ का कोई अपना प्रॉपर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया में जो है हमारा आरबीआई है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है कि जो अगर आप आरबीआई के पास 100 रुपये लेके जाते हो तो बदले में आपको वो 50 का 2 नोट या 20 का 5 नोट या 10 का 10 नोट या ऐसे अरेंज करके 100 रुपये आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने गारंटी लिया है। तो हर जो करेंसी नोट होता है उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है 1 रुपये के नोट के छोड़ के, और उसमें लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ, मैं इस बियरर को, ठीक, धाराकर्ता को इतना रुपया देने का वचन अदा करता हूँ, है ना। तो ये सारा चीज़ है। अब देखो फिएट मनी होता है, उस फिएट मनी में एक लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि आप जब किसी को पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाला जो है लेने से मना नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने मैगी ख़रीदा, ठीक है, 10 पैकेट, तो अगर उसको आप पेमेंट कर रहे हो तो जिस चीज़ से पेमेंट कर रहे हो और वो अगर व्यक्ति उस पेमेंट को लेने से मना नहीं कर सकता है तो उसको हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में करेंसी नोट और कॉइन जो होता है वो लीगल टेंडर होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसको मना करने, लेने से मना नहीं कर सकता है।
वहीं अगर हम चेक वेक की बात करेंगे तो चेक, अगर आप किसी को चेक से पेमेंट करोगे तो वो लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि सामने वाला बोलेगा कि भाई हम चेक नहीं लेंगे। लेकिन जब आपको कॉइन और या करेंसी दोगे, उसको नोट या सिक्का दोगे, तो वो ले लेगा। ठीक है, इसी में कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब सामने वाला लेगा, स्वीकार तो कर लेगा, लेकिन वो फिक्स अमाउंट ये नहीं होगा कि आप मान लीजिए किसी को मान लीजिए आपने 1 लाख का चावल किसी से ख़रीदा, तो आप 1 रुपये का सिक्का से उसको पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिक्का जो होता है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, उससे आप फिक्स अमाउंट का ही भुगतान कर सकते हो, जनरली 1,000 रुपये तक का 1 रुपये के सिक्का से। ठीक है, राइट, समझ गए। तो उसी तरह से तो लेकिन जो नोट होता है उससे आप कितने का भी पेमेंट कर सकते हो, तो याद रखना है आपको। इसलिए जो भारत में नोट है वो क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, उसे असीमित लीगल टेंडर है। वहीं जो सिक्का है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिमांड ऑफ मनी। मनी का डिमांड लोग क्यों करते हैं, लेन देन के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा मनी का लेन देन होगा, मनी से आप लेन देन करोगे, उतना हमारा इकोनॉमी में पैसा का डिमांड बढ़ेगा, है ना। जितना आप बोलोगे हमको आईफोन खरीदना, हमको ये खरीदना, हमको वो खरीदना, जितना आप मनी का ट्रांजेक्शन के लिए डिमांड करोगे, उतना जो है उसका डिमांड मनी का बढ़ेगा। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो मनी के डिमांड को, मांग को बढ़ाता है। पहला, ट्रांजैक्शन डिमांड। ट्रांजैक्शन डिमांड मतलब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है तो आप मनी का डिमांड बढ़ाओगे। ठीक है, जैसे आपका इनकम अगर बढ़ता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदोगे, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड, लेन देन के लिए डिमांड। दूसरा होता है स्पेकुलेटिव डिमांड। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब ये है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ेगा तो बैंक भी अपना ब्याज दर बढ़ाएगा, तो पब्लिक क्या चाहेगा कि बैंक में पैसा डालना, बैंक में पैसा डालना। ठीक, और बैंक और अपने पास जो है बैंक में पैसा क्या करेगा, डालना चाहेगा। ठीक है, उसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो पब्लिक क्या सोचेगा कि भाई बैंक में पैसा क्यों डालेंगे, अपने पास पैसा रखते हैं, तो लोग अपने पास पैसा रखेंगे। इसलिए जब भी ब्याज दर घटता है तो मनी का डिमांड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम है, तो पब्लिक सोचेगा भाई जल्दी से जल्दी जितना अधिक से अधिक लोन लेना है ले लो, फिर उसे शॉपिंग करेंगे। ठीक है, इसीलिए मनी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे पैसा का, और उससे इकोनॉमी बूस्ट होता है। वहीं जब इंटरेस्ट रेट घटा दोगे तो पब्लिक सोचेगा हम क्यों इतना हाई ब्याज दर पे इंटरेस्ट रेट लें, इससे बढ़िया है कि बैंकों में ही पैसा रख देते हैं, तो मनी का जो डिमांड है वो घट जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ता है तो मनी का डिमांड घटता है, जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो मनी का डिमांड बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको स्पेकुलेटिव डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मनी का जो सप्लाई होता है किसी भी समय, मनी का जो आपूर्ति होता है, तो मनी का आपूर्ति किसी भी क्षण में क्या होता है, तो किसको बोलते हैं मनी का सप्लाई। मनी का सप्लाई मतलब मनी का सप्लाई का मतलब ये है, मनी का सप्लाई मतलब ये हुआ कि पब्लिक के पास कितना नोट और सिक्का है, उसमें आप जोड़ दीजिए कि पब्लिक का कितना पैसा जो है बैंक में डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो हमारा करंट अकाउंट में जो पैसा जमा होता है और जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, इन दोनों को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है उसको आप कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो बैंक में जो पब्लिक का पैसा जमा है डिमांड डिपॉजिट के रूप में, ठीक है, चाहे वो करंट अकाउंट हो सेविंग अकाउंट हो, उसमें अगर आप उसको जोड़ देंगे किस में, करेंसी विथ पीपल के साथ, और जो भी बैंक में टाइम डिपॉजिट है, ठीक है, मतलब फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जब ये तीनों को आप जोड़ दोगे दोस्तों कि पब्लिक के पास कितना सिक्का है प्रेजेंट में, और पब्लिक ने कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में बैंक में जमा किया है, और टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी और आरडी करवाया है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। देखो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, उसमें बैंक में आप एक बार में पैसा जमा कर देते हो कुछ लंबे समय तक के लिए। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, बैंक में जैसे कि मान लीजिए आपने एफडी नहीं कराया, एक साथ नहीं कराया, मान लीजिए 10 लाख का, तो आपने क्या कराया, बिकायदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मान लीजिए 1 लाख का कराया, तो आप क्या करेंगे, 5 लाख का कराया मान ली, तो आप एफडी क्या करते हो, आप एक ही साथ बैंक में इतना पैसा जमा करो तो आपको ब्याज मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आपका ये एक साथ जमा नहीं करोगे, वो भी एक तरह का एफडी है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप जमा करते हो, और वो भी लंबे समय तक जमा होता है, इसलिए उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। जब तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और पब्लिक में जितना पैसा है उसको हम जब ज्वाइन मिला देते हैं तो उसको हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में जो करेंसी नोट है, सिक्का है, मतलब करेंसी नोट है, नोट मतलब नोट जो है उसको इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है, और कॉइन को इशू कौन करता है, भारत सरकार करती है। और इसके लिए हमारे पास कॉइन्स एंड करेंसी एक्ट या करेंसी एंड कॉइनेज एक्ट है, जो बोलता है कि सिक्का को इशू करेगा भारत सरकार और नोट को इशू कौन करेगा, आरबीआई करेगा। अब देखिए मनी सप्लाई कितना होगा उसको नापने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर है, M1, M2, M3, M4। तो मनी सप्लाई को जब नापते हैं तो उसके लिए हम लोग एक को बोलते हैं नैरो मनी और एक को बोलते हैं ब्रॉड मनी। नैरो मनी में हम M1 और M2 को रखते हैं,
और ब्रॉड मनी में हम M3 और M4 को रखते हैं। M1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, मतलब जो पैसा M1 में है, जो चीज़ M1 में है उसको आसानी से, लिक्विड का मतलब होता है आप उसको आसानी से जो है कैश में, नगद में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना ज़्यादा आसानी से वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास अगर 1,000 रुपये है तो आप आसानी से जो है इसको 200 का 5 नोट में या 500 का 2 नोट में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बैंक में पैसा डिमांड डिपॉजिट में जमा है तो वो पैसा थोड़ा कम लिक्विड होगा जो आपके हाथ में पैसा है, क्योंकि आपको बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जो पैसा टाइम डिपॉजिट में है वो और कम लिक्विड होगा डिमांड डिपॉजिट की तुलना में, ठीक है। तो M1 में M1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, और जैसे जैसे हम M1 M2 M3 M4 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी जो होता है वो घटता है। लिक्विडिटी मतलब उसको डिफ़िकल्ट होगा कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें करेंसी होता है, जो भी करेंसी होता है, प्लस जो भी बैंक में डिमांड डिपॉजिट जमा है, मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में, तो पब्लिक के पास जितना भी कॉइन एंड करेंसी है उसमें बैंक में जो इतना पैसा उसको उसमें जोड़ दीजिए। वो चीज़ कौन सा, जो बैंक में करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पब्लिक का पैसा जमा है कॉमर्शियल बैंक में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं M1, ठीक है। यहाँ पे नेट लिखा है, नेट का मतलब ये है कि निवल, निवल मतलब कि बैंक में कुछ समय में पैसा डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पब्लिक जमा करता है, और उसी समय में भी कुछ पैसा पब्लिक अपना करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से निकाल लेगा। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको घटा दोगे तो नेट डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा कि कॉमर्शियल बैंक में कितना पब्लिक ने नेट डिमांड डिपॉजिट जमा किया है। उसमें आप जोड़ दीजिए कि पब्लिक के पास कितना कॉइन एंड करेंसी है। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास आ जाएगा M1, ठीक है। उसके बाद M2 क्या होता है, तो M1 में अब देखो पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट नहीं खुलता है, पोस्ट ऑफिस में खुलता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो जब हम M1 में सेविंग अकाउंट में जितना पैसा रखा हुआ है पोस्ट ऑफिस में वो जब जोड़ देंगे, ठीक है, तब हम लोग उसको बोल देंगे M2। तो M2 क्या होगा, आप देख रहे हो कि जब सेविंग अकाउंट आ गया तो जाहिर सा बात है लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। करंट अकाउंट का लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, और सेविंग अकाउंट का थोड़ा कम हो जाएगा। तो M1 से अगर M2 में जाएंगे तो लिक्विडिटी जो होगा, तरलता जो होगा कम हो जाएगा, उसको आप थोड़ा डिफ़िकल्टी से जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम क्वांटिटी का बात करेंगे तो M1 में कुछ चीज़ जोड़ने से M2 मिला है, तो अगर क्वांटिटी का बात करेंगे तो M2 जो है M1 से बड़ा है। लेकिन लिक्विडिटी का बात करेंगे तो M1 जो है M2 से छोटा है, मतलब लिक्विडिटी उसका कम है, सॉरी ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। तो लिक्विडिटी किसका ज़्यादा है, M1 का। क्वांटिटी किस में ज़्यादा है, M2 का। अब देखो M3 क्या होता है, तो M1 से M3 निकलता है। तो हमने देखा कि M1 में क्या देखा कि करेंसी तो होगा, करेंसी सब में है, और इसमें डिमांड डिपॉजिट है बैंकों में। जब बैंक में हम लोग टाइम डिपॉजिट को भी जोड़ देते हैं कि बैंकों में कितना टाइम डिपॉजिट जमा है पब्लिक का, ठीक है। तो M1 में क्या हो गया, पब्लिक के पास कितना पैसा है और बैंक में कितना डिमांड डिपॉजिट जमा है। उसमें कमर्शियल बैंक का अगर टाइम डिपॉजिट हम जोड़ देंगे, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, तब हमको मिल जाएगा M3। और टाइम डिपॉजिट हो गया मतलब लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो M2 से लिक्विडिटी M3 का कम है और M1 से भी कम है, ठीक है। अब देखो जो M1 होता है उसको हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोला जाता है, और इन्फ्लेशन को या मनी सप्लाई जब हम निकालते हैं, RBI जब मनी सप्लाई निकालता है तो वो M3 को ही टारगेट करता है, ठीक है। M3 क्या हो गया कि बैंक में कितना पब्लिक का पैसा जमा है टाइम और डिमांड में, प्लस पब्लिक के पास कितना कॉइन एंड करेंसी में, उसको M3 बोलते हैं। तो M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोला जाता है। फिर M4 जो होता है वो सबसे कम लिक्विड है, ठीक है। ये M3 में अगर आप पोस्ट ऑफिस में सारा डिपॉजिट को जोड़ दोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं M4, ठीक है। तो M4 में क्या होगा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में सारा डिपॉजिट, सिर्फ आपका सेविंग डिपॉजिट नहीं, जितने भी डिपॉजिट है सब जोड़ दो सारा। लेकिन सिर्फ आपको एक नहीं जोड़ना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको नहीं जोड़ना है। बाकी पोस्ट ऑफिस में जितना डिपॉजिट है उसको अगर आप M3 में जोड़ देते हो तब आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है M4, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए M1 M2 को नैरो मनी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्वान्टिटी कम है, ठीक है, मोटा मोटी, और इसको ब्रॉड मनी बोला जाता है कि M3 M4 जो है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। अब देखो मनी बनता कैसे है, ठीक है। तो मनी क्रिएशन कैसे होता है, बैंक कैसे जो है पैसा का निर्माण करता है। तो देखो ये डिपॉजिटर है, हम और आप है जो बैंक में पैसा जमा करते हो, उसके बदले में बैंक आपको क्या देता है, ब्याज देता है, और मतलब ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, और बैंक से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो जैसा आपका नीड रहेगा, आवश्यकता रहेगा। तो बैंक इस पैसा को क्या करता है, लोन देता है किसको, बोरोवर को, जो लोन लेना चाह रहा है, ठीक है, और बदले में ये व्यक्ति इसको ब्याज देता है। तो मान लीजिए ये व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक बोला कि मान लो हम 5% आपको ब्याज देंगे, और ये व्यक्ति को लोन दिया, तो ये लोन मान लो उन्होंने दिया 8% पे, ठीक है। तो बैंक ले रहा है कितना, 8% ले रहा है,
और चार्ज इससे और इसको दे कितना रहा है 5%, तो बीच का जो प्रॉफिट हुआ 3% जो डिफरेंस हुआ वो बैंक का अपना क्या है, प्रॉफिट है। इसको हम लोग मार्जिन भी बोलते हैं, मार्जिन, ठीक है। और उससे उसका जो बैंक का अपना जो भी क्रियाकलाप है, सैलरी देना है, बैंक चलाना है, वो ये सब करता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ होता है एसेट। एसेट एसेट वो संसाधन होता है, वो रिसोर्स होता है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, जिससे आपको कुछ फ्यूचर में बेनिफिट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ओला गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी को अगर आप खुद चला रहे हो तो आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जो है फ्यूचर में नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन वही उसको आप ओला पे दे दोगे तो आप उससे पैसा कमाओगे। तो एसेट वो चीज़ होता है आर्थिक, जिसका मूल्य होता है और फ्यूचर में आपको क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो जो बैंक पैसा दे रहा है पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को जो पैसा बैंक दे रहा है तो फ्यूचर में उसको ब्याज मिल रहा है, इसीलिए बैंक जो पैसा लोन में देता है वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। तो बैंक के लिए एसेट क्या है, तो बैंक के लिए एसेट है रिजर्व। रिजर्व मतलब देखो पब्लिक ने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, तो उसका कुछ पैसा जो है बैंक अपने पास सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर में जो है आरबीआई के पास रखता है और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में अपने पास रखता है। तो ये बैंक का अपना रिजर्व है, समझ में आ रहा है। तो जो बैंक का रिजर्व है उसमें जो लोन आप जोड़ दीजिए, लोन मतलब बैंक ने जो लोन दिया है उससे इसको ब्याज मिलेगा, तो ये उसको रिटर्न मिल रहा है, एसेट मिल रहा है, ठीक है। तो जब रिजर्व और लोन को जोड़ दोगे तो एसेट मिलता है, ठीक है। तो रिजर्व क्या होता है, रिजर्व जो होता है वो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट होता है जो वो आरबीआई के पास रखता है, मतलब जो सीआरआर है, ठीक है, और थोड़ा एसएलआर भी, उसको रिजर्व बोलते हैं। तो हर बैंक जो होता है जनरली शेड्यूल्ड बैंक, वो आरबीआई के पास उसका अकाउंट होता है और उसमें वो सीआरआर का कुछ पैसा रखता है। तो चूँकि यहाँ बैंक का ही पैसा है तो इसलिए वो बैंक का क्या है, एसेट है, राइट। और एसएलआर भी उसका एसेट होता है। दूसरा एसेट क्या है, लोन जो वो पब्लिक को दे रहा है, तो ये हो गया एसेट। तो बैंक के लिए फिर उसी तरह लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी मतलब जो पैसा बैंकों को वापस देना है। कहने का मतलब पब्लिक ने पैसा जो बैंक में जमा किया है तो बैंक जो है उसको पैसा वापस करेगी, तो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, दायित्व है। तो लाइबिलिटी में क्या होता है, डिपॉजिट जो लोग बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि बैंक उसको पैसा वापस करेगी इसलिए बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो बैंक में जो पैसा पब्लिक जमा करता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, और बैंक जो पैसा उधार देती है या फिर आरबीआई के पास जो पैसा रखती है वो बैंक का एसेट होता है। अब देखिए बैंक तो क्रेडिट बनता कैसे, मतलब कैसे जो है साख निर्माण होता है, ठीक है, राइट। तो ये आपको पढ़ने को उतना मतलब इम्पोर्टेंट, मोटा मोटा आपको समझना है कि जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो कुछ पैसा बैंक जो है सीआरआर एसएलआर में रखता है और उसको फिर लोन में देता है, फिर वो पैसा आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मनी का निर्माण होता है, क्रेडिट का निर्माण होता है। कभी नहीं पूछेगा कि कैसे कैसे होता है, पर मोटा मोटा आपको समझना है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है मनी कितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है और कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है। जितना मनी मल्टीप्लाई करेगा, मनी मल्टीप्लाई का मतलब आपके पास 10 रुपया था, बैंक में जमा किया, फिर उसी बैंक क्या करता है उस पैसा को कुछ अपने पास रखता है और कुछ उसको लोन देता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे मनी का पैसा मतलब बैंक का जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होते रहता है। इसको लोन दिया, फिर उसका उससे वापस लिया ब्याज, फिर किसी और को दे दिया, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो जितना मनी मल्टीप्लायर होगा उतना इकोनॉमी ग्रो करेगा, सिंपल बात है, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, ठीक है, उससे लोग अपना ख़रीदारी करेंगे और फिर इकोनॉमी बूस्ट होगा। बैंक अगर लेकिन अगर कंडीशन ये डाल दें कि भाई जितना बैंक के पास पैसा जमा हो रहा है उसको अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा और लोन कम दे पाएगा। मतलब अगर हम सीआरआर बढ़ाएंगे, सीआरआर क्या होता है, बैंक के पास जितना पैसा जमा होता है उसका कुछ परसेंट जो होता है बैंक को सीआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, ठीक है, नगद रिजर्व अनुपात जो बोलते हैं, उसको आरबीआई के पास रखना होता है। तो मान लीजिए बैंक में पैसा जमा हुआ 100, तो और मान लो सीआरआर है 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया हो गया, तो आरबीआई को उसके पास 10 रुपये रखना पड़ेगा, तो बैंक लोन मात्र 90 रुपये दे पाएगा। अगर हम सीआरआर को बढ़ा के 20% कर देंगे तो 100 का 20 होगा 20 रुपये, तो बैंक को आरबीआई के पास 20 रुपये रखना पड़ेगा और वो लोन दे पाएगा 80 रुपये। तो जब हम सीआरआर बढ़ा रहे हैं तो मेरा जो है बैंक के पास पैसा घट रहा है, तो जिसके कारण बैंक कम पैसा जो है लोन पे दे पाएगा और मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में घट जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है कब, जब इकोनॉमी में पैसा जाता है लेकिन सॉरी, सीआरआर और एसएलआर बढ़ाने से बैंक के पास पैसा घटता है, जिसके कारण मनी मल्टीप्लायर घटता है। अब देखिए हम देखेंगे आरबीआई और उसके कार्य के बारे में। तो आरबीआई का अगर हम ओरिजिन का बात करेंगे तो आरबीआई का जो बना था वो 1935 में बना था एक कमेटी के सिफारिश पे, जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है। इस कमेटी ने बोला था
कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक जैसा होना चाहिए। तो जब आरबीआई शुरू में बना था दोस्तों, तो ये एक प्राइवेट संस्था था, मतलब सरकार का हिस्सेदारी ना के बराबर था, ठीक है। और ये पूरी मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा उसका मालिक प्राइवेट लोग थे, निजी लोगों के हाथ में था। तो इसके पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। जो सीडी देशमुख थे वो भारत के पहले गवर्नर थे आरबीआई के, जो भारतीय थे आज़ादी के बाद, ठीक है। एकमात्र गवर्नर जो 8 साल का टेन्योर है वो है बेनेगल रामा राव। जनरली आरबीआई के जो गवर्नर का कार्यकाल होता है 4 साल, ठीक है। तो ये एकमात्र गवर्नर जिन्होंने 2 बार रहा, उनका नाम था क्या, बेनेगल रामा राव, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, आरबीआई को सरकारी संस्था बना दिया, और जितना शेयर प्राइवेट लोगों के हाथ में था भारत सरकार ने उसको खरीद लिया, पर पूर्ण रूप से 100% शेयर केंद्र सरकार के अंदर में हो गया, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ही होता है जहाँ पे सरकार जो होता है निजी लोगों मतलब सरकारी प्राइवेट कंपनियों को खरीद लेता है, ठीक है, या प्राइवेट संस्थाओं को खरीद लेता है और उसका मालिक बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण। तो 1949 में हुआ। तो उसके बाद भारत इसका सरकार पूर्ण रूप से इसका मालिक बन गया। ये आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई जो है आरबीआई एक्ट के अंदर में काम करता है। आरबीआई जो है ऑटोनोमस संस्था नहीं है, ठीक है। पर मतलब पास्ट में ये ऑटोनोमस था, लेकिन ये अभी पर ऑटोनोमस नहीं, अभी भी सरकार पे जो है इसको इसका इस पे मतलब जो है ऊपर ओवरव्यू करता है इसका अपॉइंटमेंट को लेकर और बहुत सारा चीज़, ठीक है। अब देखिए आरबीआई का काम क्या है, तो आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करता है, मतलब नोट को छापना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, महंगाई को नियंत्रण रखना और वृद्धि को भी ध्यान में रखना। आरबीआई का जो मेन काम है वो है महंगाई नियंत्रण। महंगाई नियंत्रण के द्वारा आरबीआई ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन मेन काम क्या है, महंगाई को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्थिर तरह रखना। उसके बाद आरबीआई दूसरा करता है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारा वित्तीय तंत्र होता है उसको वो रेगुलेटर का विनियामक का और सुपरवाइज करने का काम करता है, ताकि बैंक जो है बढ़िया से काम करे, और जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो बढ़िया से काम करे, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस रहे, आत्मविश्वास रहे कि भाई बैंक अच्छे से काम करे, पब्लिक का पैसा डूबे नहीं, पब्लिक का जो डिपॉजिट है वो सेफ रहे। फिर है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर का कितना रेट होना चाहिए, कितना डॉलर इंडिया में आना चाहिए, ज़्यादा डॉलर नहीं आ जाए, क्योंकि रुपया उससे क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ का जब सप्लाई बढ़ता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे अभी मान लो आपके पास एक आईफोन है, ठीक, तो आपको उसका कद्र है। कल अगर घर में आपके हर परिवार में आपका एक एक आईफोन हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, या आपके पास 2 आईफोन होगा, तो उसका कद्र कम हो जाएगा। समझ में आया। तो फॉरेन एक्सचेंज को आरबीआई क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। इसके लिए वो देखता है कि डॉलर ना तो ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए ना तो ज़्यादा नीचे, रुपया ना तो ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए ना तो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, मतलब मोटा मोटी एक बैलेंस बना के रखता है। इसके लिए आरबीआई के पास पावर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, जो ये और देखो एक्सचेंज रेट से हमारा जो व्यापार है वो बहुत प्रभावित होता है। अगर रुपया जो है कमज़ोर होगा दोस्तों, तो हमारा जो एक्सपोर्ट होगा, हमारा जो निर्यात होगा वो सस्ता होगा। अगर हमारा रुपया मजबूत होगा तो हमारा जो आयात है, ठीक है, वो सस्ता होगा, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। तो आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज का मैनेज करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड और ये सारा चीज़ को डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करता है फॉरेन मार्केट का। उसी तरह से आरबीआई जो है करेंसी को इशू भी करता है, नोट को इशू करता है, ठीक है। और जो नोट ख़राब हो जाता है उसको ये डिमोनेटाइजेशन भी कर देता है, और उसको मार्केट से निकाल भी देता है कॉइन और करेंसी को, ठीक है, ताकि पब्लिक के पास सफिशिएंट अमाउंट में करेंसी नोट और सिक्का को जो है सप्लाई रहे। आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल भी है, डेवलपमेंटल काम भी करता है, क्योंकि महंगाई तो नियंत्रण रखना इसका मेन कारण है, लेकिन महंगाई नियंत्रण ये जब कंट्रोल करता है प्राइस स्टेबिलिटी, तो कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के करता है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होना चाहिए, इकोनॉमी भी ग्रो होना चाहिए, तो उसे डेवलपमेंटल एक्टिविटी को भी ये प्रमोट करता है, राष्ट्र का उद्देश्य का भी ध्यान में रखता है। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट, भुगतान का और जो सेटलमेंट है उसको भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि लोगों का पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में, जैसे आप किसी को पेमेंट कर रहे हो फ़ोन पे या गूगल पे से, चेक से कर रहे हो, तो उसको वो पैसा पहुंच जाना चाहिए, चेक बाउंस ना हो, चेक का चोरी ना हो, ताकि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में लोगों का विश्वास रहे। इसके लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है हमारा, उसको आरबीआई उस एक्ट के द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, चाहे वो आपका डिजिटल पेमेंट हो या फिजिकल पेमेंट हो, उसको वो देखता है। और भी रिलेटेड फंक्शन इसके पास है। कैसे, वो सरकार को बैंक होता है, सरकार को अगर लोन की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से मांग सकता है, और बैंकों का भी बैंक होता है। हर बैंक का मेनली जो शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है आगे पढ़ेंगे,
आरबीआई का एक शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट में 1934 में एक शेड्यूल है जिसका नाम है सेकंड शेड्यूल। उसमें जिन बैंकों का नाम है उसको, उन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। उसमें मतलब रजिस्ट्रेशन है, तो जो बैंक शेड्यूल्ड बैंक है उन बैंकों का अकाउंट जो है वो आरबीआई के पास है, ठीक है। अब देखिए आरबीआई जो है कुछ रिपोर्ट लेके आता है, उस रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद वो डिपॉजिट कितना पैसा जमा हो रहा है उसको लेके क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स, मतलब 3-3 महीना में एक सांख्यिकी लेके आता है, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का क्या क्रेडिट है, मतलब कितना वो लोन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो उसके लिए रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए आरबीआई जो होता है एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसको मौद्रिक नीति बोलते हैं। इसके द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई जो है मेन काम करता है क्या, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्राइस मूल्य का स्थिरता मेंटेन करता है और उसके द्वारा आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, ठीक है। ये प्रोसेस है जिसमें आरबीआई जो है मनी सप्लाई को मैनेज करता है, ठीक है, इकोनॉमी में, ताकि मॉनेटरी, और कैसे करता है तो उसके लिए मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा तरीका यूज करता है, आगे हम देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव है पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। इसके लिए आरबीआई महंगाई को टारगेट करता है, जो इसका मेन काम है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है, तो आप ये मत बोलिएगा कि आर्थिक वृद्धि और महंगाई, मतलब आर्थिक वृद्धि और बेरोजगारी को दूर करना, आर्थिक वृद्धि करना, नहीं, मेन काम है प्राइस स्थिरता, ठीक है। इसके लिए वो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है कि इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो 4% ±2%, मतलब 2 से 6% के बीच में महंगाई आपका होना चाहिए। और कौन सा महंगाई है ये है सीपीआई ऑल इंडिया, ठीक है, सीपीआई ऑल इंडिया या सीपीआई कंबाइंड, मतलब ओवरऑल सीपीआई को ये देखता है। और उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन, आगे हम इन्फ्लेशन टॉपिक में ये पढ़ेंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब समझ लो ओवरऑल इन्फ्लेशन, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को घटाते नहीं है, अर्थव्यवस्था में महंगाई को देखते हैं, ठीक है। उसमें कुछ बास्केट होता है, मतलब कुछ चीज़ों पे महंगाई देखते हैं कि उसमें किसी को हटाते नहीं है, मतलब कि जो बास्केट में है उसको तो शामिल करेंगे ही, ठीक है। उस बास्केट में से किसी चीज़ को नहीं हटाएंगे, क्योंकि उस बास्केट में से अगर हम कोल और, मतलब क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, और हमारा जो फ्यूल है, ठीक है, कच्चा तेल है, फ्यूल है, ठीक है, उसका उसका अगर महंगाई को घटा देते हैं तो, या फूड का मतलब खाने पीने का चीज़ों को, तब जो इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि आरबीआई जो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है वो सीपीआई कंबाइंड या ऑल इंडिया कर रहा है। और कौन सा इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और कितना रेंज होना चाहिए, 2 से 6%, मतलब 4% ±2%। तो 4% में 2% जोड़ोगे तो 6% हो गया, और 4 में से 2% घटाओगे तो 2% हो गया, ठीक है। तो 2 से 6% के रेंज में ये महंगाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो टारगेट डिसाइड हुआ है दोस्तों, वो डिसाइड कौन किया है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार ने आरबीआई के से कंसल्ट करके जो है ये टारगेट को डिसाइड किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इन्फ्लेशन जो टारगेट है कितना होना चाहिए, क्या उसको आरबीआई डिसाइड करता है, नहीं, आरबीआई डिसाइड नहीं करता, भारत सरकार करती है आरबीआई से सलाह मशवरा करके, याद रखना है आपको। हाँ, एक बार टारगेट दे दिया, फिर उस टारगेट को लागू कराने के लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेके आया है, और उसके द्वारा, सरकार के द्वारा दिए गए टारगेट को वो कंप्लीट जो है पूरा करने का कोशिश करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि महंगाई का जो है वो टारगेट करता है 2 से 6% हेडलाइन इन्फ्लेशन को, कंज्यूमर प्राइस को, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ग्रोथ करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सचेंज रेट का स्टेबिलिटी करना, याद रखना है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने इन्फ्लेशन को टारगेट किया, मेन उसका काम है, बाकी बेरोजगारी ये सब को दूर करना, ये काम है। तो उसके काम करने के लिए कुछ उपकरण चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि वहाँ पे जाना है, ठीक है, तो कैसे जाओगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, उड़ के जाओगे, जाना फिर, या किस रास्ते से जाओगे कि वहाँ पे पहुँच जाओगे, तो कुछ उपकरण होगा। तो उसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी टूल इंस्ट्रूमेंट में कुछ टूल्स होता है, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब मात्रात्मक उपकरण। तो मात्रात्मक उपकरण में क्या होता है कि इस उपकरण को मात्रात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा क्वांटिटी को देखा जाता है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा जाना है, ठीक है, क्वांटिटी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा महंगाई, अर्थव्यवस्था में महंगाई ज़्यादा है, तो पब्लिक, महंगाई ज़्यादा है मतलब क्या, कि पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा है, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक से पैसा खींच लेंगे, ठीक है, उसको क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो इसके लिए बहुत सारा टूल्स होता है क्वांटिटेटिव टूल्स में, जैसे रिजर्व रेशियो है, रिजर्व रेशियो मैंने बताया, सीआरआर होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो सीआरआर क्या होता है, तो जितना भी पैसा बैंकों के पास जमा होता है, ठीक है, उसका कुछ परसेंट जो होता है बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। जनरली अभी है कितना, 4.5%,
तो जितना भी बैंक के पास पैसा जमा हुआ डिमांड और टाइम लायबिलिटी में, ठीक है, उसका कुछ परसेंट, अभी परसेंट रेशियो है 4.5%, उसका आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और उस जितना पैसा वो आरबीआई के पास रखता है, ठीक है, उसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं, ठीक है, और उस पर उसको ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है एसएलआर। तो जितना भी पैसा बैंकों के पास जमा हुआ उसका कुछ पैसा सीआरआर में रख दिए आरबीआई के पास, और कुछ पैसा जो है बैंक अपने पास कैश में, गोल्ड में, और आरबीआई के द्वारा जो अप्रूव्ड, मतलब आरबीआई के द्वारा जो स्वीकृत गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, उसमें रखते हैं। तो ये जब तीनों में है आरबीआई, तीनों में बैंक जो है अपने पास कुछ पैसा जितना जमा हुआ है उसका कुछ पैसा अपने पास रखता है, या तो नगद में, या तो सोना में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई ने अप्रूव किया उसके उसमें, तो उसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं। तो चूँकि आरबीआई बैंक ने अपने पास पैसा रखा है तो पैसा पे तो कोई उसको ब्याज नहीं मिलेगा, जितना अभी 100 रुपये रखा है तो 100 ही रुपये रखेगा। लेकिन गोल्ड का अगर रेट बढ़ेगा तो बैंक को फ़ायदा हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे अगर ब्याज बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा, तो बैंक को फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए एसएलआर में जो होता है वो बैंक को प्रॉफिट होता है रखने पे, सीआरआर में नहीं होता है। जितना सीआरआर में बैंक ने आरबीआई के पास रखा है उतना ही आरबीआई उसको दे देगा, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी या कुछ कंडीशन में। लेकिन एसएलआर में जो कि गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बैंक ने अपने पास रखा है, ठीक है, तो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर बढ़ेगा उसका वैल्यू तो बैंकों को फ़ायदा होगा। अभी एसएलआर का जो रेट है वो 18% है। दूसरा क्वांटिटेटिव टूल्स है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद बिक्री करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। देखो कोई भी चीज़, मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है कोई भी, जिसमें लिखा होता है कि ये आप चीज़, ये वाला चीज़ आप खरीद रहे हैं इतने रुपए में, तो कुछ समय बाद हम आपको जितना में आपने खरीदा था वो दे देंगे, और कुछ हम लोग आप भी ब्याज भी, इंटरेस्ट भी दे देंगे, ठीक है। उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि सरकार सिक्योरिटी लेता है कि आप ये चीज़ खरीदिए, ठीक है, पेपर का टुकड़ा खरीदिए, क्योंकि हमको अभी ज़रूरत है पैसे का, और उसके बाद कुछ समय बाद जब उसका मैच्योरिटी हो जाएगा तो हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देंगे वापस, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक उसको, सरकार को वापस दे देगी, और बदले में सरकार उसको पैसा और ब्याज दे देगा। इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी चूँकि आरबीआई जो होता है वो सरकार का बैंकर होता है, वही सरकार के बिहाफ पे सारा काम देखता है, सरकार को कहाँ से पैसा अरेंज करना है, तो वो क्योंकि आरबीआई होता है उसका बैंकर। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसके द्वारा आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पब्लिक के पास बेचा, सेल किया, बेचा, तो बदले में पब्लिक उसको क्या देगा, पैसा देगा। तो जब भी पब्लिक से पैसा दूर जा रहा है ना, जब आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है तो बदले में पब्लिक उसको पैसा देगा, तो पब्लिक के पास पैसा हो गया क्या, कम, तो महंगाई क्या हो जाएगा, कम। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई अगर बेचता है तो मनी सप्लाई घटेगा, महंगाई घटेगा, ठीक है। और वहीं अगर बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर आरबीआई पब्लिक से ख़रीद रहा है तो बदले में पब्लिक को क्या देगा, पैसा, तो पब्लिक के पास पैसा बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे हमारा पैसा, शॉपिंग वॉपिंग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद बिक्री करके आरबीआई जो होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, महंगाई को नियंत्रण करता है। तो इसको भी क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं। तीसरा होता है रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो क्या होता है, जब भी बैंक जो है आरबीआई से उधार लेती है जिस दर पे, और सामने कुछ गिरवी रखती है, तो ये आरबीआई है, ठीक है, तो बदले में और ये बैंक है, तो बैंक ने आरबीआई से मान लो 500 रुपया लोन लिया और बदले में कुछ गिरवी रखा, ठीक है, ये बोल के कि कुछ समय बाद हम आपको 500 रुपये दे देंगे और आप हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दीजिएगा, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो जिस ब्याज दर पे आरबीआई से बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख के, सरकारी प्रतिभूतियों को रख के, ठीक है, तो उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, बैंक जो होता है, बैंक के पास बहुत सारा पैसा एक्सेस होता है, तो हर समय व्यक्ति तो लोन नहीं लेने के लिए रहेगा, और बैंक पैसा कमाए, बैंक जो में अगर पैसा पड़ा रहता है, कोई इसको यूज नहीं होता है, लोन वो नहीं देता है, तो बैंक के लिए नुकसान का बात होता है। क्यों, क्योंकि बैंक में पब्लिक ने पैसा जमा किया है, पब्लिक तो भाई उसको ब्याज तो मिलेगा ही, भले बैंक उधार दे या नहीं दे। इसलिए बैंक अगर के पास अगर कोई पैसा लेने नहीं आता है, या फिर उसको उतना ब्याज दर बैंक को नहीं मिलता है जितना वो एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, तो बैंक के पास क्या होता है कि लोन लेने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन बैंक को अपने पास अगर पैसा रखेगा तो लॉस होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, बैंक जो है अपने पास जो पड़ा हुआ पैसा रहता है उसको आरबीआई को दे देता है, और बदले में आरबीआई उसको ब्याज देता है, तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोलेट्रल देता है, मतलब बैंक जो है आरबीआई को पैसा जमा करता है और बदले में आरबीआई जो है
उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, और कुछ समय बाद बैंक जो है, फिर कुछ समय बाद आरबीआई जो है पैसा आरबीआई बैंक को वापस कर देता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेता है। उसको हम लोग रिवर्स रेपो बोलते हैं। वो जो ब्याज दर पे बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास देता है, ठीक है। और दोनों में याद रखिए कोलेटरल का ज़रूरत होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ज़रूरत होता है, रेपो या हो या रिवर्स रेपो हो, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, अगर रेपो रेट अगर बढ़ा देगा बैंक, रेपो रेट मतलब बैंक जो है, मतलब आरबीआई जो है वो बैंक को पैसा दे रहा है जो ब्याज दर पे शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो अगर आरबीआई मान लो ब्याज दर अपना बढ़ा दे, 6% से 8% पे ब्याज देने लगे, तो ये बताइए बैंक पैसा लेगा नहीं लेगा? तो बैंक के पास पैसा कम रहेगा, और बैंक के पास पैसा कम रहेगा मतलब इकोनॉमी में पैसा कम रहेगा, तो उससे महंगाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको महंगाई घटाना है तो आप रेपो रेट क्या करोगे, घटा दोगे, सॉरी बढ़ा दोगे, ठीक है, क्योंकि उससे कम पैसा बैंक जो है लोन लेगा क्योंकि ब्याज दर बढ़ चुका है। वहीं अगर रिवर्स रेपो का बात करेंगे तो रिवर्स रेपो क्या होता है, जो बैंक होता है वो अपना पैसा आरबीआई को जिस ब्याज दर पे देता है, तो अगर रिवर्स रेपो बढ़ाएगा तो बैंक क्या चाहेगा कि भाई अधिक से अधिक पैसा आरबीआई के पास रखो क्योंकि ब्याज दर हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, अपना पैसा आरबीआई के पास रखने लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा जब रिवर्स रेपो बढ़ाएंगे। तो जब बैंक से पैसा दूर जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में पैसा दूर जा रहा है, ठीक है, तो हमारा महंगाई क्या हो जाएगा, घटेगा। तो याद क्या रहना है, रखना है कि अगर चाहे रिवर्स रेपो रेट बढ़े या रेपो रेट बढ़े, ठीक है, उससे मनी हमारा सप्लाई हमारा घटता है और महंगाई हमारा कम होता है। और सीआरआर भी बढ़े या एसएलआर भी बढ़े, दोनों बढ़ेगा या कोई भी बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा महंगाई कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, जब बैंक लंबे समय के लिए लोन लेता है आरबीआई से जिस ब्याज दर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट को लिंक किया जाता है पेनाल्टी से। बैंकों को कुछ पैसा सीआरआर एसएलआर के रूप में रखना होता है। जब बैंक वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो बैंक को पेनाल्टी लगाता है, जुर्माना लगाता है आरबीआई। तो जो जुर्माना का दर होता है कितना लगाएगा, वो बैंक रेट से जुड़ा होता है, ठीक है। प्रेजेंट में बैंक रेट जो है वो एमएसएफ से रिलेटेड है। क्या होता है एमएसएफ, हम आपको बता रहे हैं। आपको याद रखना है बैंक रेट में भी आपको जो है आपको कोलेट्रल और ये सारा चीज़ों का, कॉमर्शियल पेपर, ये सब का ज़रूरत हमारा पड़ता है। अब देखो एमएसएफ, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए हमने क्या बताया कि भाई बैंक जब रेपो रेट या के तहत पैसा आरबीआई से उधार लेता है तो बदले में गिरवी रखता है। क्या गिरवी रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। और हमने बताया कि भाई एसएलआर में बैंक अपने पास पैसा रखता है गोल्ड के रूप में, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में या कैश के रूप में। तो बैंक नॉर्मल केस में ये वाला जो एसएलआर में जो उसने पैसा रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, वो पैसा सर आरबीआई के पास गिरवी रख के लोन नहीं ले सकता है नॉर्मल केस में रेपो रेट के तहत। समझ में आया, फिर से समझिए। एसएलआर में बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है अपने पास, तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई के पास गिरवी रख के जो बैंक है वो लोन नहीं ले सकता है, ठीक है, नॉर्मल केस में रेपो रेट के तहत या फिर बैंक रेट के तहत। लेकिन जब बैंकों को बहुत अर्जेंट हो जाता है पैसे का, तो उस सिचुएशन में आरबीआई अलाउ करता है कि भाई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने एसएलआर में रखा है, ठीक है, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप जो है आरबीआई की मेरे पास गिरवी रखिए, आरबीआई बोलता है, और बदले में हम आपको पैसा देंगे। तो जिस ब्याज दर पे आरबीआई लोन देता है एसएलआर कोटा वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास रखवा के, उस ब्याज दर को हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि चूँकि इसमें आरबीआई आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, कि भाई आप एसएलआर कोटा वाला भी यूज़ कर सकते हो, तो जाहिर सा बात है इसका जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, किससे, आपका रेपो रेट से। उसके बाद एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दोस्तों रेपो रेट, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट जो होता है, दोनों को हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब कैश, ठीक है, कितना आसानी से आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसके द्वारा आरबीआई चूँकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, इसीलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दोस्तों क्या होता है, इसमें
ये वो रेट होता है, वो दर होता है जिसमें आरबीआई जो है, आरबीआई के पास बैंक जो है पैसा जमा करता है बिना गिरवी रखे, ठीक है। तो आप जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है उसमें भी बैंक वही काम कर रहा है, लेकिन उसमें बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई रख रहा है। लेकिन ऐसा सिचुएशन जब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है और बदले में आरबीआई कोई गिरवी नहीं रख देती है, उसको कोई कोलेटरल नहीं देती है, तो उस ब्याज दर को हम लोग एसटीएफ बोलते हैं, या उस फैसिलिटी को, उस सुविधा को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोला जाता है। और ये जनरली ओवरनाइट होता है, ठीक है, मतलब एक रात के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आता है, जिसका मैच्योरिटी होता है शॉर्ट टेन्योर के लिए लेके आता है, जिसका मैच्योरिटी 6 महीना से कम होता है। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक को बेचता है, सेल करता है, सेल, और बदले में आरबीआई पब्लिक उसको क्या देगा, पैसा देगा। तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में जब बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीना, जिसका मैच्योरिटी होगा 6 महीना तक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके आता है, ठीक है। और उसको पब्लिक खरीदते हैं और मार्केट से पैसा आरबीआई खींच लेता है और हमारा महंगाई कंट्रोल में आता है। उसको हम लोग मार्केट स्टेबिलाइजेशन, मार्केट का स्टेबिलाइजेशन कर दिया आरबीआई ने, मनी सप्लाई को कम कर दिया, ठीक है। एक्सेस जो मनी सप्लाई था, कैसे कम किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के और पब्लिक से पैसा वापस लेके, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। और ये तब होता है जब आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्याप्त नहीं है। नहीं पर्याप्त अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा जो है वो महंगाई को नियंत्रण कर लेगा। लेकिन आरबीआई के पास मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में वो एक्स्ट्रा जो है आपका बॉन्ड लेके आता है, ठीक है। और उसका टेन्योर कितना होगा, 6 महीना होगा, 1 साल होगा, वो डिपेंड करेगा कि आरबीआई कब तक मनी सप्लाई को, ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है, तरलता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो ये हम लोग वो इसको हम लोग बोलते हैं, इतनी जो हमने टूल देखा, उपकरण देखा, उसको क्वांटिटेटिव टूल बोलते हैं। और हर उपकरण के द्वारा आरबीआई जो है मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, महंगाई को नियंत्रण कर रहा है, या फिर मंदी से मतलब उसको दूर कर रहा है, ठीक है। तो चूँकि क्वांटिटेटिव टूल्स है, ये किसी पार्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं कर रहा है। जैसे आरबीआई मान लो रेपो रेट अगर बढ़ाएगा, घटाएगा, तो कोई पार्टिकुलर सेक्टर पर प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट टूल्स या इसको जनरल टूल बोला जाता है, जनरल टूल्स। किसको, क्वांटिटेटिव टूल्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टूल्स या जनरल टूल। एक टूल होता है, उस दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। इसमें आरबीआई क्वालिटी को फोकस करता है कि किस सेक्टर में हमको फोकस करना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टूल। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टूल, या इसको हम लोग डायरेक्ट टूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहला इसमें क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन टू वैल्यू रेशियो। इसमें क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपके पास एसेट है। एसेट क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आपको रिटर्न मिला। मान लीजिए आपके पास सोना है, तो सोना अगर आपके पास है तो कुछ समय बाद उसको अगर बेचोगे तो पैसा मिलेगा, इसलिए आपका एसेट है। तो मान लीजिए बैंक आपके पास 1,000 रुपये का सोना है, ठीक है, 1,000 रुपये जो आपका है। आप मान लो आपके पास मतलब एक भर सोना है, मतलब आपके पास समझ लीजिए कि 1 ग्राम सोना है, तो 1 ग्राम सोना का रेट मान लो अभी के हिसाब से मान लो 7,000 रुपये। तो क्या बैंक में अगर आपके पास 1 ग्राम सोना अगर आप किसी को बेचोगे, जैसे मुथूट फाइनेंस या और में, तो क्या आपको 1,000 रुपये, 7,000 रुपये दे देगा, नहीं देगा, कुछ कम देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो या मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि कितना आपका मार्केट वैल्यू था एसेट का और कितना आपको बदले में लोन मिल सकता है। तो आरबीआई अगर मान लो ये बोल दे कि भाई जितना भी आपके पास मार्केट वैल्यू एसेट का था, उसका 90% आपको लोन मिलेगा। तो मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये का एसेट था, तो 90% लोन मिलेगा, तो मतलब 9,000 रुपया आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 9,000 रुपये रहेगा। मान लो आरबीआई बोले कि नहीं, 9,000 रुपये नहीं, 90% नहीं होगा, 80% होगा। तो आपको कितना लोन आप ले सकते हैं, आपके पास अगर एक 10,000 का एसेट है तो 80%। तो आरबीआई क्या किया, जब लोन टू वैल्यू रेशियो को घटाया 90% से 80% किया, तो आपके पास पैसा इकोनॉमी में कम हो गया, है ना। तो लोन टू वैल्यू रेशियो के द्वारा आरबीआई जो है मनी सप्लाई को बढ़ा घटा सकता है। अगर कम कर देगा 80% से, अगर 90% कर देगा, मतलब बढ़ा देगा, तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा और ज़्यादा आप शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, ठीक है। और अगर घटा देगा तो आपको कम पैसा मिलेगा और इकोनॉमी में मंदी हो जाए, मतलब महंगाई नियंत्रण होगा, ठीक है। तो चूँकि ये पार्टिकुलर सेक्टर को कर रहा है, जैसे कि
मान लो ट्रैक्टर का सेक्टर हो गया, व्हीकल का हो गया, गाड़ी का सेक्टर हो गया, तो वो चीज़ है, इसलिए इसको लोन टू वैल्यू या मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। फिर एक होता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। जैसे ये इसमें होता है ईएमआई वाला, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है, और आपको मान लीजिए डाउन पेमेंट मतलब जो शुरू में हम पेमेंट करते हैं ट्रैक्टर जब हम लोन में उठाते हैं, तो मान लीजिए शुरू में बोला कि आप 1 लाख रुपए जो है आप डाउन पेमेंट कीजिए, उसके बाद ट्रैक्टर आप ले सकते हैं, और आपको जो है ईएमआई देना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रैक्टर था 5,000 का, सॉरी 5 लाख का, तो आपने 1,000 रुपये पे दे दिया और आपको 4 लाख और देना है, मान लो कुछ ब्याज व्याज जोड़ के हो गया 6 लाख। तो मान लीजिए सरकार ने बोला कि ईएमआई आप जो है 10,000 दे सकते हो, ठीक है, और आप इसको 40 महीना में, मान लो टोटल आपको 50,000 5 लाख देना था, तो 40 महीना में दे सकते हो, तो 10,000 रुपये 40 महीना में, ठीक है। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप ट्रैक्टर में डाउन पेमेंट कर सकते हो 5,000 रुपये का, ठीक है, और आप 500 रुपये ईएमआई दे सकते हो, ठीक है। और इसको मान लीजिए सरकार ने बढ़ा के कर दिया कि भाई 800 महीना तक कर दिया कि चलो 800 महीना तक आप देते रहो, ठीक। तो जाहिर सा बात है कि जब आपका डाउन पेमेंट कम हुआ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक ट्रैक्टर खरीदेगा, पब्लिक आसानी से खरीदना आसान हो जाएगा कि भाई चलो 5,000 रुपये दो और ट्रैक्टर उठा लो। और ईएमआई का भी अगर कम कर देगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का कि टाइम बढ़ा दिया, ईएमआई का रेट कम कर दिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग ट्रैक्टर को खरीदेंगे और ये पैसा का डिमांड करेंगे, इकोनॉमी में पैसा बूस्ट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, जिसमें डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वाला होता है जो मैंने आपको बता दिया। तीसरा होता है रैशनिंग, ठीक है, इसलिए चूंकि ये कोई पार्टिकुलर सेक्टर को फोकस कर रहा है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव टूल्स या डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं। फिर है रैशनिंग, जिसमें हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, बैंक में जितना भी पैसा जमा होता है उसका कुछ पैसा जो है बैंक को अलग अलग सेक्टर में देना होता है, जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, एमएसएमई हो गया, ये सारा चीज़। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग बोलते हैं या फिर रैशनिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, जिसमें सरकार बोलता है कि आपका क्रेडिट पे हम कंट्रोल रख सकते हैं, है ना, राशन कर सकते हैं, आपको इतना इतना तो देना ही है सेक्टर में, बाकी जो पैसा बचेगा वो आप दे सकते हो कहीं और। तो हम लोग देखेंगे क्रेडिट आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आगे पढ़ेंगे। फिर है मोरल सुएसन। मोरल सुएसन मतलब आप देखे होंगे कि आरबीआई जो है सरकार से मीटिंग करता है कि आप नियंत्रण कीजिए, जो एक्सेस आप सब्सिडी दे रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए, ठीक है। प्लस बैंकों से मिलता है बोलता है कि हम जब आपका रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कम बेसी करते हैं, हम ज़्यादा करते हैं, तो आप भी जो है उसके अनुसार कीजिए। तो नैतिक दबाव बनाता है, मोरल सुएसन बोलते हैं उसको, ठीक। और जब सरकार या फिर आरबीआई, मतलब जब सरकार या बैंक जो है आरबीआई का बात नहीं मानता है, तो आरबीआई क्या करता है, उस पर डायरेक्ट एक्शन लेता है, त्वरित कार्यवाही करता है, क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारा एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। तो उस एक्ट के तहत आरबीआई को पावर दिया गया है और उसके बाद आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है, ठीक है, जब उसका बाद आदेश नहीं माना जाता है। तो इसमें इसलिए ये सबको डायरेक्ट टूल्स, स्पेसिफिक टूल्स बोलते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का 2 टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स और फिर दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मतलब आरबीआई ने, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम लोग 50 मिनट का क्लास हो गया तो इसको कल करते हैं, ठीक है, छोटा सा है बस। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इसको पढ़ना है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और कुछ परिभाषाएँ, डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा 1 घंटा क्लास होगा, सारा टॉपिक आपका सिस्टमेटिक तरीके से प्रीलिम्स का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी इंग्लिश में दे दिया है, इसको हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको साथ साथ हिंदी भी बताते जा रहा हूँ, और आप पीडीएफ को आसानी से इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं। मेरे पास हिंदी का पीडीएफ अवेलेबल इसका नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों के पास अगर अवेलेबल है, ये विजन आई है इसका जो 2024 का मॉड्यूल है, ठीक है, प्रीलिम्स का, वो है। अगर किसी बच्चे के पास अगर है तो मुझे टेलीग्राम पे आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं फिर चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा। बाकी इंग्लिश वाला पीडीएफ में है अवेलेबल, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जहाँ पे मिलेगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, पता नहीं चलता है कब का वीडियो आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सब सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए, ठीक है। जल्दी जो है हम लोग इसके बाद 2-3 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स का भी हम लोग रिवीजन लेके, मतलब सॉरी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का भी रिवीजन लेके आएंगे, और मेंस का भी क्लास आपका जल्दी कंटिन्यू होगा, इस वीक आपका कंटिन्यू हो जाएगा मेंस का क्लास। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।